नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस नई क्लास में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल इस तरीके से किए कि सर क्या ये क्लासेस निरंतर चलेगी कि नहीं। तो मेरे दोस्तों मैं उनको बता दूं, मेरी ये क्लासेस बिल्कुल निरंतर चलने वाली है। बहुत सारे लोग मेरे कम व्यूज़ दे रहे हैं चैनल पर, लेकिन मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक विद्यार्थी भी मेरे अगर सारे वीडियोज़ को, सारी क्लासेस को निरंतर कर रहा है, तो मेरा जो ये कार्य है मेरे दोस्तों वो सफल हो जाएगा, है ना? मुझे नहीं चाहिए कि बहुत सारे लोग मुझे कंटिन्यू देखें। अगर एक विद्यार्थी भी मेरे सारे वीडियोज़ को देख रहा है, तो मेरे दोस्तों मेरा ये कार्य सफल है। प्लेलिस्ट में ये पॉलिटी की सारी क्लासेस उपलब्ध है। अगर आपने अभी तक पिछली 2 क्लासेस हमारी नहीं देखी है, तो वो देख सकते हैं। बाकी ये हमारा 3rd क्लास आज आपके लिए आया है, और जिसमें हम एंट्री कर चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि भारतीय संविधान में। और जितनी अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ, शायद मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आपको हो रही होगी या किसी तरह का कोई डॉट क्रिएट हो रहा होगा। अगर कुछ हो रहा है दोस्तों, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो हम टेलीग्राम का प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देते रहे हैं, वहाँ पर भी जाकर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो वहाँ पे ग्रुप पे भी, जो हमने डिस्कशन ग्रुप है उसका भी लिंक दे रखा है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं आपका, और सीधे हम अपने आगे बढ़ते हैं क्लासेस में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहले तो इसी को समझना होगा ना। पहले जो हेडलाइन है उसे समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है। भारत का संघ, है ना, ये हम भाग 1 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भारत का संघ क्या होता है? भारत संघ कहने का मतलब है यूनियन दोस्तों, जो हम आगे चलकर आपको बताएंगे। अब यहाँ पर जो यूनियन है ना दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि भारत एक राज्यों का संघ है ना। एक क्या है? राज्यों का संघ है। यहाँ पर अकेला कोई राष्ट्र की मतलब यहाँ पर नहीं मिलकर बना है, यहाँ पर बहुत सारे राज्य मिलकर बने हैं। ये कहने का अर्थ हुआ यूनियन ऑफ स्टेट, जबकि हम आगे चलकर आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और राज्य क्षेत्र में बहुत सारी शामिल होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल होता है, राज्य भी आते हैं, जो प्रांत आप कहते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब जो आप देख रहे हो। और जो अर्जित क्षेत्र होते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे राज्य क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक परिचय जो मैंने आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए हम आर्टिकल्स में भी इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको दोस्तों सबसे पहले दिख रहा होगा कि हम इस भाग में टोटल 4 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी 4 अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा और चौथा अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 के बारे में जानते हैं। ठीक है, बिना वक्त गवाए तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पे मैंने जूम कर लिया, और यहाँ पर आपको दिख रहा है अनुच्छेद 1 में जो लैंग्वेज लिखी गई है, जो भाषा लिखी गई है, उसको थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद के 3 खंड है ना। जो संविधान के अनुच्छेद के जो पहला अनुच्छेद है, यानी कि अनुच्छेद 1, उसका 3 खंड है। देखिए मेरे दोस्तों, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, बोलने का तरीका आपको बताते हैं। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, अनुच्छेद 1 का खंड 1। ठीक है, और एक यहाँ पे बोलेंगे अनुच्छेद 1 का खंड 2, अनुच्छेद 1 का खंड 3। लेकिन अगर हम इसी को अंग्रेजी में बोले तो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 बोलेंगे। ठीक है, 1 क्लॉज 2 और 1 क्लॉज 3। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम 1 क्लॉज 1 करके बोले, ताकि अच्छे तरीके से हमें समझ में आए और थोड़ा अच्छा लगता है, आसानी से बोला जाता है। लेकिन आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, अनुच्छेद 1 का खंड 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा रहे दोस्तों, जब हम फंडामेंटल राइट बताएंगे तो वहाँ पर क्लॉज के बाद सब क्लॉज भी आएगा। जैसे कि ऐसे आएगा, आर्टिकल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आर्टिकल 19 और क्लॉज आ जाएगा 1 और सब क्लॉज आ जाएगा ए। ठीक है, इस तरीके से भी आता है दोस्तों। तो इसको जो आगे बोलेंगे ना, खंड के बाद जो एक और आएगा, उसको बोलेंगे सब क्लॉज। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? सब क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, आई होप दैट आप समझ गए होंगे। अब हम सीधे चलते हैं अनुच्छेद 1 में, जिसको हम लोग 1 ना बोलिए, उसको हम लोग बोलिए अनुच्छेद 1 का खंड 1, यानी कि आर्टिकल 1 क्लॉज 1। इसमें लिखा जो भाषा है उसको थोड़ा ध्यान से थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें लिखा हुआ है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। और यहाँ पर संघ का जो ट्रांसलेट किया गया है वो यूनियन किया गया है। ठीक है, अब यूनियन क्यों किया गया दोस्तों? जबकि आप जो दूसरे देशों में देखेंगे वहां पर संघ का मतलब फेडरेशन बोला जाता है। संघ का मतलब क्या बोला जाता है दोस्तों? फेडरेशन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यूनियन बोला जा रहा है। यानी कि ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि हमारा देश दूसरे देशों की तुलना में यहाँ पर जो संघ का मतलब निकाल रहा है वो अलग निकाल रहा है। यहाँ पर राज्यों का संघ है हमारे देश, यानी कि संघ यानी यूनियन। यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। अंग्रेजी में देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि भारत में फेडरेशन ऑफ स्टेट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है।
अगर फेडरेशन कर देते ना तो हो सकता था कि कोई राज्य हमारे देश के हिस्से से अलग होकर एक नया देश बनाया जा सकता था, लेकिन जब यहाँ पर यूनियन लिख दिया तो इसका मतलब हुआ कि कोई हमारे देश का राज्य अलग नहीं हो सकता। जबकि अमेरिका में उसकी स्वतंत्रता और प्रभुता होती है दोस्तों प्रत्येक राज्य की, जबकि हमारे देश में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे देश में राज्यों से मिलकर संघ बना है, ना कि संघ अलग है ना। उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है, उसे अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए, हाँ, एक राज्य अपने आप में अलग हो सकती है ना, एक राज्य दो भागों में बढ़ सकता है, लेकिन वो चाहे कि भारत से हम अलग हो जाए वो नहीं संभव हो पाएगा। ठीक है, उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे जो लैंग्वेज लिखा गया है उसे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपने जब ऊपर पढ़ा इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो वहां पर दोस्तों आपको एक चीज देखने को मिला होगा कि यहाँ पर इंडिया भी इस्तेमाल किया गया है हमारे देश का नाम, और भारत भी किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 1 का खंड 1 के अनुसार हमारे देश के दो आधिकारिक यानी ऑफिशियल नाम है, एक है इंडिया और दूसरा है भारत, है ना। तो दो यहाँ पर नाम आ गए, और मतलब कि आप कह सकते हैं हमारे देश का ऑफिशियल नेम कितना है, दो नेम है दोस्तों, एक है इंडिया और एक है भारत। ठीक है, इसी के तहत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं दोस्तों, है ना। 8 तरह के केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश आगे हम चलकर अच्छे से बताएंगे आपको। वो क्षेत्र होता है जो संघ के अंतर्गत आता है, संघ की संप्रभुता उस पर रहती है ना, उस पर संघ का शासन होता है ना, केंद्र का शासन होता है, जिसको कहने का मतलब हुआ केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने का मतलब है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि अनुच्छेद 1 का खंड 1 में, है ना, अनुच्छेद 1 का खंड 1 में भारत के लिए फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो भारत के संघवाद की विशेष स्वरूप को दिखाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो मैंने आपको आगे ऊपर भी बताया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगले अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, और वो अगला अनुच्छेद है 1 का ही अनुच्छेद है, लेकिन उसका क्लॉज है दोस्तों, और वो क्लॉज है आर्टिकल 1 क्लॉज 2। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहाँ पर आर्टिकल 1 क्लॉज 2 है। ठीक है, आर्टिकल 1 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, कहता है अनुच्छेद 1 का खंड 2 में सिर्फ इतना बताया गया है कि राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं। गौरतलब है कि भारतीय संविधान का पहली अनुसूची में सभी राज्य के नाम तथा भौगोलिक क्षेत्र दिए गए। अब देखिए, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए, यानी कि जितने भी आप राज्य देखेंगे, जितना भी भारत का राज्य क्षेत्र है, अब आप लोग का डॉट होगा कि ये कितने हैं और कौन है, ये जानने की कोशिश तो कर रहे होंगे आप लोग। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे दोस्तों, पहली अनुसूची में मिलेंगे। अब देखिए, यहां से आपको एक अनुसूची भी क्लियर हो गया कि आप पहली अनुसूची के बारे में पढ़ लिए कि पहली अनुसूची क्या कह रहा है। ठीक है, पहली अनुसूची क्या कह रहा है आपने जान लिया मेरे दोस्तों। पहली अनुसूची कहता है कि उसमें भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र का नाम और उसकी भौगोलिक सीमा या उसका भौगोलिक क्षेत्र दिया गया है पहली अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे, ये आर्टिकल 1 क्लॉज 2 कह रहा है दोस्तों। ठीक है, आई होप दैट आप समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पे अनुच्छेद 1 क्लॉज 2 के बाद मैंने मैं लिख दिया है, यहाँ पे मैं समझ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, उसे कवर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे, और अगला आर्टिकल जो हमारे पास है उसे देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर अनुच्छेद 1 का खंड 3 दिया है ना, उसमें कहा जाता है कि अनुच्छेद 1 का खंड 3 में भारत के राज्य क्षेत्र के 3 भागों में बांट कर देखा गया कि भारत का राज्य क्षेत्र जो होगा वो कितने भागों में होगा। जबकि मैंने आपको ऊपर भी ये बात बताई थी कि राज्यों का क्षेत्र उसमें शामिल है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल है, अर्जित क्षेत्र शामिल है। देखिए, ऐसा सारी चीज जो है ना, वो आपको याद नहीं करना है बल्कि समझना है। याद करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, आपको बहुत अच्छे तरीके से, बस समझदारी तरीके से समझने की जरूरत है। अगर आप समझ लेंगे ना और बार बार एक ही चीज़ को पढ़ेंगे, आपको रीडिंग करनी है बार बार, है ना। आपको चाहिए अगर ये बुक लक्ष्मीकांत की अगर आपको बुक चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत मैं प्रेफर करूंगा अभी आपको पढ़ने के लिए, या दृष्टि की अगर कोई आपको बुक्स चाहिए तो इसके लिए आप फ्लिपकार्ट पर जाकर बाय कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। कोई एक ऐसा बुक आप ले लीजिए जिसकी मदद से आप क्या कर सके, मतलब कि यहाँ क्लासेस करने के बाद आप वहाँ पर पढ़ भी सके डिटेल से, ठीक है। और बार बार एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। किसी चीज़ को रटना नहीं है कि भैया हम इसको रट ले कि अनुच्छेद 1 का खंड 3 में ये बात कही गई है, अनुच्छेद 1 के खंड में 2 ये बात कही गई है, ऐसे रटना नहीं है आपको। बस कि हर एक शब्द को समझने की जरूरत है। समझदारी अगर विकसित कर लिए तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा हर चीज़ को, मतलब हमेशा के लिए, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए याद करना, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और
आगे जो शब्द लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊं। आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि सामान्यतः संघ राज्य क्षेत्र या जो कह सकते हैं केंद्र शासित होते हैं, किंतु दो मामलों में इसका अपवाद दिखाई पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि संघ राज्य क्षेत्र जो बोल रहे हैं वो हमेशा केंद्र शासित प्रदेश होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। संघ राज्य क्षेत्र कुछ ऐसे भी हैं जहां केंद्र का शासन प्रत्यक्ष नहीं है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को वहां पे नहीं मिलेगा, बाकी और में है। जैसे आपको पता होगा अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा भाषा इस्तेमाल नहीं करना है। 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बल्कि 8 संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा ना कि संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित होते हैं, किंतु दो मामलों में इसका अपवाद दिखाई पड़ता है। अब दो मामले कौन कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी में। इसको आप पुडुचेरी मत कहिए, पुडुचेरी कहिए, या पुडुचेरी इसका नाम हो चुका है। तो दिल्ली और पुडुचेरी में आपको दो अपवाद देखने को मिलेंगे कि दिल्ली और पुडुचेरी तो संघ राज्य क्षेत्र है, लेकिन उसको केंद्र शासित प्रदेश नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है दोस्तों? क्योंकि संसद में 1962 में 14वें संविधान संशोधन हुआ था, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। उसके बेस पर, उसके आधार पर अनुच्छेद 239 का क, है ना, 239 का क जोड़ा गया था दोस्तों। उसके तहत पुडुचेरी बनाया गया था। एक अनुच्छेद जोड़ा गया कि हम एक संघ राज्य क्षेत्र को क्या बना रहे हैं, उसमें हम विधान मंडल की स्थापना कर रहे हैं, लेजिस्लेचर की स्थापना कर रहे हैं, यानी लेजिस्लेचर का प्रावधान किया गया दोस्तों। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको हम दिखाते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए विधान मंडल का कॉन्सेप्ट लाया गया एक किसमें? संघ राज्य क्षेत्र में, जबकि ऐसा नहीं था। अब विधान मंडल आ गया, यानी कहने का मतलब विधान परिषद और विधान सभा आ गया, है ना, वहां पे अब चुनाव होगी दोस्तों। इस तरीके का कॉन्सेप्ट सबसे पहले पुडुचेरी में आया था, ठीक है। फिर इसी प्रकार 1991 में संविधान का 69वां 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। उसके तहत अनुच्छेद 239 का क के खंड जो है ना वो क्या जोड़ा गया? क। और फिर 239 का क के खंड ख जोड़ा गया, जिसके तहत शामिल करने के बाद दिल्ली विधानसभा और मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया दोस्तों। तो अब आपको यहाँ से बहुत चीजें समझ में आई होंगी, बहुत फैक्ट चीजें आपको मिली होंगी। क्या मिला होगा कि दो ऐसे आपको संघ राज्य क्षेत्र मिलेंगे जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहना उचित नहीं होगा, और वो हैं दिल्ली और पुडुचेरी। क्यों दोस्तों? क्योंकि संसद ने 1962 ईस्वी में 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत अनुच्छेद 239 का क जोड़ा, जिसमें प्रावधान किया गया कि पुडुचेरी क्या बनेगा? एक विधानमंडल पुडुचेरी में प्रावधान किया जाएगा। उसके तहत ही दोस्तों दूसरा जो इसके संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ वो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में हुई, जिसमें दो आर्टिकल्स जोड़े गए, जो कह सकते हैं आर्टिकल्स नहीं, उसके अंदर ही आर्टिकल्स जोड़े गए, यानी कि 239 के अंदर जोड़े गए। देखिए 239 का का खंड जो है वो क जोड़ा गया, और 239 का खंड ख जोड़ा गया, और इसके तहत दिल्ली में विधानसभा और विधान परिषद की क्या की गई? स्थापना की गई दोस्तों, या प्रावधान किया गया। आई होप दैट आप यहाँ से बात अच्छे तरीके से समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, और अगला देखिए दोस्तों, अगला जो बातें हैं उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि संसद ने, यहाँ पे सांसद लिखा गया, सॉरी संसद यहाँ पे कर लीजिएगा। तो यहाँ पर संसद ने 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। पहले क्या था? दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव दो अलग तरीके के केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन ये दोनों को मिला दिया गया है दोस्तों। कब मिलाया गया? 2020 में मिलाया गया। डेट पूरा याद रखना चाहते हैं तो 26 जनवरी 2020, लेटेस्ट न्यूज है 5 साल का, तो इसलिए इसको याद रखना जरूरी है, जिसका नाम होगा अब दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, है ना। ये दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने का मतलब है कि अब हम अनुच्छेद 2 को क्लियर करने वाले हैं। एक अनुच्छेद पूरा क्लियर हो गया, उसमें 3 हमने क्लॉज आपको बताए, आर्टिकल 1 क्लॉज 1, आर्टिकल 1 क्लॉज 2, आर्टिकल 1 क्लॉज 3, और बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा दिया हर एक बात को, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग अनुच्छेद 2 को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिर देखिए बार बार सांसद लिखा जा रहा है, टाइपिंग में थोड़ा एक जगह मिस्टेक हो गया, जिसकी वजह से सारा जगह सांसद हो गया। तो यहाँ पर संसद होगा। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधन और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। अब देखिए यहाँ पर शब्दों को समझिए, वह ठीक समझे, संसद जो ठीक समझे वो विधि बनाकर या कोई निर्बंधन के तहत या शर्तों के तहत जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनका स्थापना कर सकता है। लेकिन संसद ही कर सकता है, कोई विधानमंडल या विधान परिषद ऐसा नहीं कर सकता है। कोई भी मतलब विधानमंडल में 2 चीजें आती हैं, 2 शाखाएं उसका कह सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो कोई भी विधानसभा और विधान परिषद मिलकर नहीं कर सकता है ऐसा काम जो संसद करेगी। और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी ये दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से लिखा हुआ कि संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है। इस आधार पर लगता है कि संसद की यहाँ पर जो है वो विधानमंडल की तुलना में अधिक यहाँ पर क्या है? महत्व दिया गया है, अधिक शक्ति दी गई है ना।
तो अगर आपसे कभी भी संसद और विधानमंडल में अगर अंतर कहने की बात करें शक्तियों में, तो यहाँ पर आप इस अंतर को दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ से आपको दो जो कह रहा है कि जो यहाँ पे दो, फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि संसद किसी विदेशी राज्य को अपने में शामिल कर सकती है ना, विदेशी राज्य को। अगर कोई विदेशी राज्य भारत में शामिल होना चाहता है ऐसा क्षेत्र, तो वो हमारे देश में शामिल हो सकता है। ये संसद ही करेगी और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो अनुच्छेद 2 को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ वो था दोस्तों बेरुवाड़ी का विवाद 1960। अब दरअसल हुआ क्या, थोड़ा सा बेरुवाड़ी विवाद का मतलब समझाते हैं आपको, कैसे ये विवाद उत्पन्न हुआ, कैसे क्रिएट हुआ। देखिए आपको पता है कि भारत और पश्चिमी पाकिस्तान, क्योंकि अगर 1960 की बात हो रही है तो आप पश्चिमी पाकिस्तान ही कहेंगे, क्योंकि उस समय बांग्लादेश नहीं बना था दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ऐसी सीमा लगती थी पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच, ठीक है, ऐसी सीमा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर जो है वो बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा, जो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है, और इधर जो था दोस्तों ये भारत था। अब देखिए यहाँ पर कितना मतलब एडजस्टेड था कि यहाँ से घुसपैठ आ सकती थी, यहाँ पर अवैध प्रवासी आ सकते थे, जिसकी समस्या क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको समझाते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से आने लगे, जिसकी वजह से जो है वो देश की समस्याओं पर, देश की संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न होने लगा। अब बहुत सारे लोग इधर से इधर आने लगेंगे, तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उससे समस्याएं क्रिएट होने लगी, जिसके बाद जो बेरुवाड़ी का क्षेत्र था, यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच के एरिया जो थे, यानी कह सकते हैं बंगाल का वो एरिया था बेरुवाड़ी, जहां पर ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण सरकार के समक्ष सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न हुआ कि क्या भारत इस सीमा रेखा को सीधा नहीं कर सकती है और एक अच्छा सा मतलब सीमा रेखा बनाए, जिसके कारण उधर से कोई घुसपैठ ना हो और हमारी सीमा रेखा बिल्कुल सीधी रहे। लेकिन दोस्तों ये तभी हो पाता जब भारत अपना कुछ क्षेत्र उसे दे सकता था, है ना। अब देखिए इसी के संदर्भ में आपको बता देता हूं कि भारत ने कुछ ऐसे क्षेत्र विदेश से लिए भी हैं, जैसे सिक्किम को आपको पता होगा, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में विलय किया गया और वह संघ राज्य क्षेत्र बन गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम द्वारा राज्य का दर्जा दे दिया गया और भारत का वो 22वां राज्य बना था सिक्किम, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं अनुच्छेद 2 के तहत बना था। लेकिन बेरुवाड़ी विवाद में जो समस्याएं क्रिएट हुई वो अलग थी। वो क्या क्रिएट हुआ कि अब हमें कुछ क्षेत्र देना था, लेकिन आपको बता दें ये बहुत बड़ी समस्या थी। और जो आपको बता दें कि संसद ने उस समय निर्धारित किया था कि हाँ भारत जो है वो कुछ क्षेत्र को दे भी सकता है ना, भारत कुछ क्षेत्र को दे भी सकता है, लेकिन वो विधि बनाकर देगा, और भारत ने कुछ क्षेत्र दिए भी थे आपको बता दें। और यही घटना 100वां संविधान संशोधन यानी कि 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 में भी हुई, जब भारत और बांग्लादेश सीमा समझौता लागू किया गया, जिसके तहत 111 गलियारें भारत में बांग्लादेश को सौंपी, और मतलब बांग्लादेश को भारत ने सौंपी, और बांग्लादेश ने 51 गलियारे जो थे वो भारत को सौंपा। यानी कि देख सकते हैं आपस में जो सीमा मतलब क्षेत्र का है वो बंटवारा यहाँ पर देखने को मिला है। और ये 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में देखने को मिला, जो 2015 की लेटेस्ट घटना है, ज़्यादा दिन की नहीं है, 10 साल का है। और वहीं आपको एक मैंने बताया बेरुवाड़ी का विवाद जो 1960 में हुआ, उस समय संसद ने भी निर्णय दिया था कि हाँ कुछ क्षेत्र भारत दे सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझ लिए। तो अब आते हैं हम लोग आपको अनुच्छेद 3 के बारे में बताते हैं। देखिए अनुच्छेद 3 आपको दिख रहा होगा, अब हम अनुच्छेद 3 के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। अनुच्छेद देखिए 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा, नीचे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि संसद के पास विभिन्न राज्यों की सीमाओं, नामों आदि में परिवर्तन की शक्ति है। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी राज्य, ठीक, संसद, है ना। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी संसद, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो इस तरीके से राज्य इतना बड़ा मतलब कार्य कर सकती है, इतनी बड़ी शक्ति राज्य को दी गई है। लेकिन राज्य ऐसे ही नहीं करेगा, संसद ऐसे ही नहीं करेगी, बल्कि उसके लिए दोस्तों उसको कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला कि राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य होती है, और उसी राज्य के विधानमंडल के समक्ष वो प्रस्ताव को रखना होता है। हाँ, उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से अगर विधानमंडल कहता है, किसी तरह का अगर निर्णय देता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए हमारे राज्य के साथ, तो मेरे दोस्तों उसके जो निर्णय हैं वो मान्य नहीं होंगे। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रपति क्या चाहते हैं। यानी संसद पर यहाँ पर अधिक शक्ति दी गई है, इसमें भी अनुच्छेद 3 के संदर्भ में भी। और देखिए दोस्तों, अगर साधारण बहुमत से भी अगर कोई राष्ट्र या कोई राज्य या संसद, या राष्ट्र की और राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब समझ लीजिए मैं देश की बात कर रहा हूँ। तो यदि संसद ये कार्य करती है कि साधारण बहुमत से भी पास कर देती है कि मैं इस राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता हूँ, या राज्य का क्षेत्र घटाना चाहता हूँ, या परिवर्तन करना चाहता हूँ, तो हो जाएगा दोस्तों।
लेकिन फिर यही सवाल उठता है कि जब इतना साधारण तरीका है तो क्यों नहीं होता है? पश्चिम बंगाल का क्षेत्र अगर अभी वर्तमान सरकार अगर संसद चाहे तो आराम से कर सकती है कि पश्चिम बंगाल को 2 भागों में बाँट दे। लेकिन दोस्तों नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत गलत इफ़ेक्ट जाएगा जनता के बीच में, और बहुत गलत इफ़ेक्ट जाएगा तो सरकार पर बहुत बड़े सवाल उत्पन्न हो जाएँगे कि ऐसे कैसे 2 राज्यों का विभाजन कर दिए जब माँग ही नहीं उठा। माँग उठेगा तब ना, वहाँ के राज्य के नागरिक चाहेंगे तब ना। तो ये दोस्तों इसीलिए संसद के पास बहुत बड़ी शक्ति इसके संदर्भ में है, लेकिन संसद चाहकर भी ये नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत गलत मैसेज जनता के पास जा सकती है ना? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम अनुच्छेद 4 के बारे में आपको बताना चाहते हैं। अब ये मेरा अंतिम अनुच्छेद है, आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है यहाँ पर। अब अनुच्छेद 4 कहता है दोस्तों कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कार्य करती है तो वह संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, सही बात है कि अगर 2 और 3 में अगर उसके संदर्भ में कोई संशोधन कर रही है तो उसे संविधान संशोधन 368, क्योंकि आपको पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत ही क्या होता है, संविधान संशोधन होता है, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये अनुच्छेद 4 है जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। दोस्तों इसी की तरह हमने आपको अभी तक सारे अनुच्छेद मतलब कि जो भाग 1 के थे वो मैंने आपको बता चुके हैं, और आज का क्लास मेरे लिए इतना ही है। मैं ज़्यादा आपको कार्य नहीं देने वाला हूँ आज, ठीक है, आज इतना ही है। और मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, लेकिन इस क्लास में नहीं, हम लोग क्वेश्चंस का सेशन भी लाएंगे आप सभी के सामने, जो प्रीलिम्स का क्वेश्चंस होगा। इससे पहले मैंने आपके लिए मेंस का क्वेश्चन दिया था पिछले प्रीएम्बल्स को लेकर, है ना, आपने सॉल्व कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने अभी तक हमारे ग्रुप पर भी वो सारे क्वेश्चंस आपने लिख कर नहीं सेंड किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है, कुछ नहीं किया था। तो आप लोग सारे क्या कीजिए, वो जो पिछले क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया है उस मेंस का आंसर लिख लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में, ठीक है। और उसको चेक करवाना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कशन का दे दिया है, वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग अब बहुत जल्द प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी लाएंगे, लेकिन नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो सिटीजनशिप को लेकर होगी, यानी अगला भाग 2 हम बताएंगे आपके लिए। लेकिन अब भाग 2 और 3 बताने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का सेशन करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग फंडामेंटल अगर हम लोग राइट पढ़ लेंगे, यानी कि मौलिक अधिकार, तो उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन का सेशन आप लोगों के साथ साझा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जिसमें हमने आज आपको भाग 1 भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर आप सभी का। चलिए, धन्यवाद।